जाहिर तौर पर जो दो बातें हैं जो जहां जहां पर सीटें बहुत ज्यादा, एक सेकंड, जहां पर वोट ज्यादा कटे थे तो जाहिर तौर पर परसेंटेज अपने आप वहां पर बढ़ जाता है, क्योंकि जो लोग ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी या दूसरी जगह चल गए थे, उनके वोट नहीं पड़ते थे तो प्रतिशत गिरता था, उनके नाम कट गए तो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। ये भी एक तरीका हो सकता है इसको देखने का। दूसरा ये कि प्रो इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, बम्पर वोटिंग के आधार पे आप कभी भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि दरअसल बम्पर वोटिंग हो रही है इसलिए वहां परिवर्तन ही होगा या फिर ममता बनर्जी ही जीतेंगे। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो चुनौती अगर आप ध्यान से देखिए तो 2016 और 2019 के बीच में, जब 2019 में ममता बनर्जी वॉज कॉट अनअवेयर, तब भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के बीच में सिर्फ 3% का फर्क था और भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें लेकर उसे पूरी दुनिया को चौंका दिया था। लेकिन उसके बाद के जो दो चुनाव हुए, 2021 का और 2024 का, और विधानसभा के चुनाव में अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में 10% वोटों का फासला हो गया। और लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बावजूद भी वो सिर्फ 7% रह गया। सवाल इसी बात को लेकर यह क्या, जो 7% का, जो मैं अगर हम लोअर साइड पे ले ले, क्या 7% के इस गैप को आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी पाटने की स्थिति में है या नहीं है? अगर पाटने की स्थिति में नहीं है तो फिर बीजेपी के लिए दिक्कत है, और अगर वो पाट सकती है तो निश्चित तौर पर उनकी सरकार बनती हुई दिखाई पड़ेगी। उसमें उनको ज्यादा से ज्यादा 3.5% वोटों को ही अपनी तरफ लाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 3.5% वोट उनकी तरफ आएगा तो फिर ममता बनर्जी का वोट भी गिरेगा और भारतीय जनता पार्टी का वोट 39% डाल के 42-43% हो जाएगा। सिर्फ एक बार अभी तक भारतीय जनता पार्टी 2019 में 40% से ज्यादा का वोट लेकर आई है, उसके बाद वो 38%, 39% पे आके सिमट के रह गई। तो असली सवाल यह कि क्या बीजेपी 42-43% वोट आज की तारीख में बंगाल में ला पाएगी या नहीं ला पाएगी, कहना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर को लेके वोट कटे हैं, उसके आधार पे किसी को किसी भी तरीके का आकलन लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। और मैं भी उनमें से एक हूं जिनको ये लगता है कि फिलहाल एसआईआर की वजह से किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि पिछली बार जो फर्क था वो 60 लाख वोटों का फर्क था टीएमसी और बीजेपी के बीच में। क्या वो फासला कम हुआ है? मैं कम से कम अभी कहने की स्थिति में नहीं हूं। ठीक है, जल्दी से एक बार वारिस पठान के पास चलते हैं, एक ही बार आप जवाब देना। तुरंत आ रही हूँ प्रदीप जी। वारिस भाई, 9 सीटें खोजी थी असदुद्दीन ओवैसी जी ने, मतलब हैदराबाद वाले ओवैसी जी जो खोज के मुर्शिदाबाद, आसनसोल में भी इस बार उन्होंने उम्मीदवार उतारा है। क्या सोच है आप लोगों की, करना क्या चाह रहे हैं? मतलब मुस्लिम वोट को बांट रहे हैं? अभी वो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है बीजेपी, लेकिन छवि तो ऐसी बनती है कि आप मुस्लिम वोट काटने के लिए निकलते हैं चुनाव में। पहले तो अंजना जी आपने हुबली का फोटो दिखाया, मैं आपको गुजरात के भरूच का दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी 26 तारीख के दिन पोलिंग होनी है, जनरल बॉडी इलेक्शन। यहाँ भी हम लड़ रहे हैं, बड़ी तादाद के अंदर यहाँ भी जीत मिलेगी। बात नंबर 2 भी बंगाल पे आते हैं, वेस्ट बंगाल। हावड़ा दिखाया, हावड़ा दादा केमन आछे? आपने हावड़ा दिखाया, मैं आपको भरूच दिखा रहा हूँ। हावड़ा बताओ उनको, हावड़ा में है। अभी बंगाल में आज बहुत अच्छा हुआ, 85% तक तो अब तक पहुंच गया है, मेरी जानकारी जो आप लोग। नहीं, हम आप बोलिए तो वैसी जी को हम बता देते हैं कि वही चुनाव जीत रहे इस बार, वही सरकार बनवा रहे हैं। अरे देखो तो सही, अभी जहाँ पे हमारे उम्मीदवार खड़े हैं कांडी और रघुनाथगंज, वहाँ तो भक्कम वोटिंग हुई है, जबरदस्त पोलिंग हुआ है वहाँ पर। यकीन मानिए इस मर्तबा मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिम को कामयाबी मिलेगी। इतना डराया ममता दी ने, मैं परसों ही आया हूँ बंगाल से, मुझे पता है कितना डर और खौफ पैदा कर दिया था बीजेपी और ममता दीदी ने। परमिशन नहीं दे रहे, पैदल दौरा करने नहीं देंगे, स्टेज लगाने नहीं देंगे। खड़ा था गाड़ी के ऊपर अकेला, मैंने बोला आओ, चैलेंज किया था आओ, लेकिन फिर भी किया कैंपेनिंग और लोगों ने पूरा समर्थन दिया। जो लोग डर के घर में बैठे थे अंजना जी, सब बाहर आए और आज उन्होंने दिखा दिया कि अब डरेंगे नहीं। अब ये डरेंगे नहीं कि इनको वोट देके बीजेपी आ जाएगी, ये आ जाएगी। सबने मिल के मेरी जानकारी के मुताबिक बहुत बम्पर वोटिंग डाला है मजलिस के हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स को, और दोनों जगह के ऊपर अच्छी वोटिंग खासी हो रही है, अच्छे परसेंटेज पे वोटिंग हो रही है। और जो 5 बजे तक का फिगर था वो तो आपके पास है ही। और मुझे यकीन है इस मरतबा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, देखिए कि हक की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की लड़ाई है। कांडी के अंदर 70% मुसलमान आबादी है। आज तक ममता दीदी हक भी आपको धर्म के चश्मे से नहीं दिखता है ना, यही दिक्कत है। चलिए प्रदीप जी जवाब दीजिए,
देखिए अंजना जी, मैं एक सिंपल डेटा, अगर आप बंगाल की हिस्ट्री को उठा के देखेंगी तो 2011 के अंदर या बंगाल में जब भी परिवर्तन होता है तो पिछले इलेक्शन से वोटिंग बढ़ती है। 2011 में जब परिवर्तन हुआ था तब वोटिंग पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा थी। अभी वोटिंग का आंकड़ा 2011 के आंकड़े को भी क्रॉस कर चुका है, 90% टच कर रहा है आपके हिसाब से। मतलब साफ है, बंगाल की जब से इलेक्शन हुआ है उसकी ट्रेजेक्टरी के हिसाब से जितना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होता है वो एंटी इनकम्बेंसी रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं आपसे वापस से कहूंगा, जमीन की हमारी रिपोर्ट्स और साथ में जो वोटिंग परसेंटेज, अच्छा आपकी रिपोर्ट क्या है? भयानक। ठीक है, एक सेकंड सिद्धार्थ जी से भी पूछूंगी, आप बताइए क्या रिपोर्ट है आपकी, कितनी सीटें ला रही हैं? 152 सीट जिसमें लड़ रहे हैं, पिछली बार 59 आई थी ना। इन सीटों में जो 70 आपने टोटल सीटें दोनों फेज में जीती थी, उसमें से 59 सीटें इस पहले फेज की सीटों में आई थी। इस बार कितना ला रहे हैं बताइए? था उसका, बताइए प्रदीप जी। 100। प्रदीप जी, यहाँ प्रदीप जी, आप मुझसे पूछ रही है। हाँ, हाँ। हम 80% से ज्यादा सीटें निकालने वाले हैं इस कितना? फेज के अंदर। 150 में 80%? 150 में पहले फेज के इलेक्शन? हम 100 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे अंजना जी, 100 का आंकड़ा क्रॉस करने वाले हैं हम। कैसे, क्या आधार है? 6 महीने में 100। मैं बताता हूं, पिछली बार के चुनाव के अंदर कई ऐसी सीटें थी जो हम 3000, 2500, 4000 वोट से आ रहे थे। इस बार जितना हमारा फीडबैक आ रहा है, इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि हम 5-5 हजार नहीं 10-10 हजार वोट कन्वर्ट कर रहे हैं। सोमनाथ जी वो कह रहे हैं बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है। कई लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, सुनिए ना, कई लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं और मतलब कई लोग बोलने से भी हिचकते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे बोलना ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है। कई लोग कहते हैं, क्योंकि दीदी का जिनको समर्थन करना है वो तो खुल के कहते हैं, दीदी का नाम बोलते हैं सीधा। आपको लग रहा है कि एक चैलेंज तो है इस बार? सोमनाथ जी। हाँ, नहीं चैलेंज, देखिए चैलेंज नहीं है, क्योंकि मैं फिर भी बोल रहा हूँ अंजना जी, 365 डेज तृणमूल कांग्रेस पार्टी, मतलब आम आदमी का साथ रहते हैं। लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, ये सब जो मैं कह रहा हूं, एक काम 6 महीना बंगाल में रहने का बाद अभी बंगाली एटिकेट नहीं सीखा। 6 महीना बंगाल में रहने का बाद भी आप बंगाल का एटिकेट नहीं सीखा। 6 महीना बंगाल में रहने का बाद भी एटिकेट नहीं सीखा, इसीलिए घुस गया। पूरा एटिकेट सीखिए। बीजेपी का प्रवक्ता सब ऐसा ही होता है क्या? बीजेपी का प्रवक्ता सब ऐसा ही होता है क्या? सच बात। अरे दादा धीरे बोलो ना। अरे प्रदीप, मिस्टर प्रदीप भंडारी, वेट फॉर योर टर्न। जल्दी से बोलिए सिद्धार्थ जी, सोमनाथ जी। मैं वही बोल रहा हूँ प्रदीप जी। हो गया बदला, हो गया आपका बदला रहने का बाद भी समझ नहीं पा रहा है बंगाल में ममता बनर्जी जाएगा कि बीजेपी आएगा। मैं फिर भी बोल रहा हूँ अंजना जी, बीजेपी ऐसा कुछ काम नहीं किया जो बंगाल के लिए सही है। कुछ भी काम नहीं किया जो बंगाल के लिए सही है। सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया हमारा पैसा, वो भी पैसा नहीं था, डेवलपमेंट का पैसा नहीं दिया ये लोगों ने। सिर्फ ये नहीं है, बंगाल में बात करने का बाद बंगाली लोगों को मार देते हैं बांग्लादेशी कह के। ये लोग ऐसा काम करते हैं अंजना जी। ये प्रदीप जी यहाँ पर चिल्ला रहे हैं क्योंकि साथ बात का हिम्मत नहीं है लोगों को। 6 महीना बंगाल में रहने का बाद एटिकेट भी मालूम नहीं है। अभी ये लोग बोलेगा विवेकानंद तो बोला था हमको खून दो, मैं तुमको स्वाधीनता देंगे। आगे जी बोले थे, विवेकानंद जी बोले थे तुम खुद दो, मैं तुमको फ्रीडम दूंगा। ये प्रदीप जी 6 महीना बंगाल में रहने का बाद भी आप बंगाली का एटिकेट भी नहीं सीखा। बंगाली बीजेपी प्रवक्ता नहीं 6 महीने रहने का बाद भी एटिकेट नहीं सीखा। अरे प्रवक्ता, बीजेपी का प्रवक्ता हर रोज ऐसा ही करेगा क्या? टीवी में अरे सुनने का हिम्मत रखिए, 7 बात सुनने का हिम्मत रखिए। 4 महीने का बाद इसका बाद दिखाई नहीं देगा आपको। इसका 4 महीने का बाद आपको दिखाई नहीं देगा प्रदीप जी। अभी टीवी शो पे 4 महीने का बाद में अभी टीवी को शो में दिखाई नहीं देगा। 21 से 26 बीजेपी का वोट कम हुआ, तृणमूल का वोट ज्यादा हुआ। फिर से दिखाइए हावड़ा ब्रिज, दिखाइए देख लेना, हावड़ा ब्रिज दिखाइए। सब कोई पानी पीजिए, झालमुड़ी खाइए। हावड़ा ब्रिज देखिए, शाम का जिसको कहते हैं ना, एकदम खूबसूरत, एकदम ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, बड़ा आइकॉनिक। एक बार इधर का हम लोग दिखा पाएंगे क्या? मैं थोड़ा से ये देखिए, ये भी मतलब सबसे पुराना आप कह सकते हैं, खूबसूरत सा ये हावड़ा रेलवे स्टेशन है। बड़ी आइकॉनिक बिल्डिंग है इसकी भी, यहाँ से लेकर अंत तक आपको एक हिस्सा ही उसका दिख पाएगा। अब वापस से इस डिबेट में आते हैं। अतुल
11 दिन का इंतजार है, सिर्फ 11 दिन। फिर किसके दावे में दम है ये भी पता चल जाएगा।